बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई है और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम है। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज 9 मई 2023 को गुजरे पूरे 12 महीने हो चुके हैं और असल 9 मई जो कि 9 अप्रैल 2022 को था जब रजीम चेंज हुई थी, उसको गुजरे पूरे 25 महीने गुजर चुके हैं। आज के दिन पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर पूरे पाकिस्तान को अपने नाकाम और पिटे हुए बयानिए से यरगमाल रखने की कोशिश की। आज पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर ऐसे बयानिए को जो पाकिस्तानी अवाम 8 फरवरी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है, उसे नई पैकेजिंग में बेचने की कोशिश की। आज पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने 2 स्टेटमेंट्स बयानात जारी किए, एक डीजी आईएसपीआर के ऑफिस से और दूसरा आर्मी चीफ साहब के ऑफिस से। दोनों बयानात जो थे वो अवाम के लिए धमकी अमेज और तौहीन अमेज थे। इन दोनों बयानात के अगर हिस्से बखरे करें तो बहुत कुछ है जिस पर तज्जिया कर सकते हैं और करेंगे, लेकिन वो तज्जिया करेंगे हमारे अगले वीलॉग में। बहुत सकम है उस दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी धमकियां हैं, बहुत सारे तौहीन अमेज जुमले हैं पाकिस्तान के इदारे के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। लेकिन इस वीलॉग में उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। वो है आपके वो 3-4 सवालात जो जब भी आप मुझसे मिलते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं तो पूछते हैं। पहला सवाल तो आप ये पूछते हैं कि जब सबको नज़र आ रहा है कि 9 मई का ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग था, तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया और क्यों करते ही जा रहे हैं। और जब ये पता चल गया कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया तो रुक क्यों नहीं रहे। और फिर आखिरी और बड़ा सवाल, क्या अब ये रुक जाएंगे और आगे क्या करेंगे, और क्या इमरान खान को रिलीज करेंगे, पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी या हालात इससे भी अबतर होंगे। आज के इस वीलॉग में इन चीज़ों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि कल का जो वीलॉग होगा उसमें हम जो स्टेटमेंट्स हैं और जो कुछ पूरे पाकिस्तान में हुआ, जिस तरीके से स्कूल के छोटे बच्चों को शदीद गर्मी में 9 मई के बैनर्स दे के डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के ऊपर तपती धूप में सड़कों पर निकाला गया कि वो 9 मई का एहतजाज करें, और फिर बच्चों ने वो किया भेजने वालों के साथ जो ख्वाजा सराओं ने आजकल पुलिस के साथ किया। ये सब कुछ अगले वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। अभी आते हैं इन 4 बड़े सवालों के लिए। सबसे पहले तो आपको इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ क्यों और होता ही क्यों जा रहा है, क्यों हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर बजिद है। तो आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट 1952 से एक्टिवेट हो गई थी। 1956 में पहला आइन बना तो उस टाइम पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से एक्टिवेटेड थी और 1958 में तो बाकायदा पहला मार्शल लॉ लगा लिया था। 1965 के जनवरी में एक इलेक्शन चोरी किया गया जब हिंदुस्तान ने पहले 3.5-4 सालों में अपना पहला आइन भी बना लिया और पहले जनरल इलेक्शन भी करा लिए और जमहूरियत की दागबेल डाल ली। तब पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन होने को 23 साल लगे और पहला मार्शल लॉ जो है वो 10 साल के अंदर अंदर लगा लिया गया। तो इसलिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को जो ताकत का नशा लगा हुआ है, जो इख्तियार का नशा लगा हुआ है, जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ है, वो है कि ये गलतियां करवा रहा है और बार बार 75 साल में करवा रहा है और उसको हम रिपीट कर रहे हैं और डबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप पूछेंगे इस बार मुख्तलिफ क्या हुआ। अगर ये 1956-58 से शुरू हुआ, 1965 में फातिमा जिन्ना जो कौम की माँ थी, उनको बिल्कुल उसी तरीके से गद्दार, फौज पर हमलावर, गैर मुल्की एजेंट पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, जैसे आज इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान की लार्जर अवाम को कहा जाता है। तो फिर अब मुख्तलिफ क्या है? मुख्तलिफ यह है कि पाकिस्तान पूरे इस वक्त में 75 साल में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की एक बात पर बड़ी अयाशी थी, पंजाबी में कहते हैं दुबई लगी हुई थी। वो ये थी कि जब भी किसी हुक्मरान को गद्दार कहते थे तो अवाम को इतना बॉदर नहीं करती थी। अवाम या तो मिठाइयाँ बांटती थी या बिजनेस एज यूजुअल चलाती थी। और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट 3-4 चीज़ें पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में दिखाती थी।
सबसे पहले कि वो करप्ट हैं, काफ़ी सारे उनमें करप्ट होते थे। जब करप्शन का ज़माना नहीं था बहुत ज़्यादा 1970 से, तो उस टाइम मुल्की सलामती का मंजन, गैर मुल्की एजेंट होने का मंजन ज़्यादा बेचा जाता था। सर्द जंग आपको पता है, जो अमेरिका, रूस और ये सारा कुछ जो चल रहा था उस टाइम, सोशलिज्म की मूवमेंट, उस ज़माने में ये एजेंट वाला मंजन बहुत बिकता था, तो उस ज़माने में ये ज़्यादा बेचा जाता था। बाद में करप्शन शुरू हो गई, तो सबसे पहले करप्शन, फिर मजहबी हमला, फिर जिनसी मवाद और गोलियां, जो नवाज शरीफ के बाद जब उनको हटाया था तो उनके कमरे के बाद चीज़ें कही गई थी, गैर मुल्की एजेंसियों के साथ राब्ते, ये सब कुछ बेचा जाता था। बट अब मसला ये हुआ इस दफ़ा कि ये सब कुछ जब भी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करती थी, अवाम साथ मिल जाती थी और अवाम इनके बयानिए को बाय कर लेती थी, और ये एक सियासतदान के बाद दूसरा, दूसरी फसल के बाद तीसरी, तीसरी फसल के बाद चौथी फसल उजाड़ते जाते थे हमारे दोस्त। इस दफ़ा मामला ख़राब हो गया। मामला ये हुआ कि अवाम में से अवाम का एक अपना ईमानदार और अवाम जिस पर दिलो जान छिड़कते हैं, वो इमरान खान आ गया, जिसने हुकूमत की, लेकिन हुकूमत बड़ी मुख्तलिफ तरीके से की। एक फ़कीर आदमी की तरह, दरवेश आदमी की तरह बैठकर हुकूमत की, एक एक पाई जोड़ी, सबसे निचले तबके की नब्ज़ पर हाथ रखा, एक फ़कीर या मजदूर के ठिठरते हुए जिस्म के ऊपर कंबल देने की कोशिश की, एक भूखे पेट को बड़े बड़े एशियन टाइगर बनाने के ख्वाबों को तो एक तरफ रखा, उसके पेट में इज्जत से 2 रोटियां और दाल किसी लंगर खाने से डालने की कोशिश की। अगर कोई बाहर का सऊदी या कोई और हुक्मरान आया तो उसके सामने अपनी आवाज़ में थोड़ी सी लग्जश लाकर, अपनी आवाज़ में थोड़ी सी आजजी लाकर उससे एक ही रिक्वेस्ट की कि मेरे गरीब जो वहाँ पर हैं उनका ख्याल रखिएगा, और जो जेलों में छोटे छोटे कसूरों में हैं उनको छोड़ दीजिए। ये वो शख्स है जो 27-28 साल से सियासत में था, 3 कैंसर हॉस्पिटल बनाए, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई, क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता, 2 पार्टी सिस्टम तोड़कर आया, हर जगह पर अवाम के दिल में घर करता गया। और आप सबको तो पता ही है कौन निकलता है फिर इस दिल में उतर जाने के बाद। इमरान खान दिलों में उतर चुका था। पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वही खून लगा हुआ था मुंह पे, जो उन्होंने फातिमा जना के साथ किया, जो पहले भुट्टो को बनाया फिर बगाड़ा। मीन तोबा नौज़बिल्ला, खुदाई दावे हैं, पहले बनाते हैं फिर बगाड़ते हैं। वही उन्होंने बाजवा साहब ने इमरान खान के साथ किया। ज़्यादातर सियासतदानों ने करप्शन की होती थी और मामला थे, इसलिए जब उनको बिगाड़ा जाता था तो वो भी कंप्रोमाइज़ कर जाते थे। ये सीधा खड़ा हो गया। इसे अपनी पार्टी में से भी लोगों ने कहा कि खान साहब मत खड़े होइए। कोई बात नहीं, इन्होंने हटाया, इनके मिजाज बदलते रहते हैं, आज जिनको लाए हैं ये उनके भी खिलाफ हो जाएंगे, तो हमारी फिर बारी आ जाएगी साइड पे बैठी। ये मेरी आंखों के सामने मशवरे खान को देते रहे, हमें फिर इक्तदार मिल जाएगा, इनसे बिगाड़ा तो पक्का इक्तदार से बाहर हो जाएंगे, शायद जान भी जाए। इमरान खान का जवाब था कि इक्तदार लेने आया कौन था, मैं तो सच की बात करने आया था। ये मेरी और पाकिस्तानी अवाम की तौहीन की गई है, किसी ने तो इसके सामने बंद बांधना है। ये 75 साल से ये जो जमहूरियत के साथ किया जा रहा है, ये कोई तो रोके, इसको मैं रोकूंगा, मैं खड़ा हूंगा। और इमरान खान खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ तो हमेशा जिनका बयानिया बिकता था वो बयानिया बिकने से ख़त्म हो गया। अवाम ने बयानिया खरीदने से इनकार कर दिया और जाकर उस इमरान खान के साथ खड़े हो गए जिसको पूरे 3.5-4 साल करप्ट जनरल बाजवा ने, मैं करप्ट इसलिए कहता हूं कि उनकी मुबैना तौर पर जो स्टोरी अहमद नूरानी ने दी, उन्होंने उस पर अहमद नूरानी और शाहिद असलम को मुल्क बदर तो कर दिया, आज तक जवाब नहीं दिए। माली और इखलाकी तौर पर करप्ट जनरल बाजवा ने यह सोचा कि मैंने गिरा दिया, मेरा बयानिया चलना है जैसे मेरे प्रीडिसेसर्स का चला। अवाम खड़ी हो गई। अवाम इस तरह से खड़ी हुई कि जुलाई 2022 में उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खौफ को भी साइड पे रखा और पंजाब में वो वोट डाले कि छीनी हुई हुकूमत अवाम ने छीन कर दोबारा इमरान खान के दामन में डाल दी। वहां से पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाल वो हुआ जो गर्म तेल में पकौड़े को फेंक दें तो होता है, बेसन होता है पहले तो। आजकल हमारे वजीर दिफा बहुत बताते हैं पकौड़े के बारे में। वहां से तमाम काविशें शुरू हुई। 4 साल जनरल बाजवा इमरान खान को इनकम्पिटेंट, फिर करप्ट घड़ी चोर, और फिर मुल्की सलामती साइफर, और फिर इस्लामी किरदार कुशी इद्दत में निकाह की कोशिश करते रहे। जब ये तमाम कोशिशें नाकाम हो गई तो
अक्लमंदी तो इसी में थी कि इशारा पकड़ा जाता, अकल पकड़ी जाती, इस काम से रुका जाता, लेकिन जो चस्का पड़ा हुआ था ताकत का उसने रुकने ना दिया। फिर क्या किया आप याद कीजिए। 25 मई 2022 को पहली बार चादर चारदीवारी की इस तरीके से तौहीन की गई। अल्लामा इकबाल के घर में घुस गए। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहबा की वो वीडियोस याद कीजिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग खातून के ऊपर जो जुल्म किए, उनकी जिस तरीके से गाड़ी तोड़ी गई वो याद कीजिए। 25 मई 2022 को हमारे कारकुन फैसल को लाहौर में शहीद किया गया। पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में ना कोई चादर बची, ना कोई चार दीवारी बची, हर जगह पर घुस गए। अवाम उस पर भी ना मानी और जुलाई 2022 में दबाकर वोट इमरान खान को दिया। दूसरा मौका पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दिया कि संभल जाएं, समझ जाएं, इस दफ़ा अवाम उस मूड में नहीं, ये बयानियां नहीं बिकना। लेकिन अना, घमंड और बेवकूफ़ी ने अकल के ऊपर कब्जा किया और डबल डाउन किया। उसके बाद दोबारा इमरान खान पर केसेस, तोड़ फोड़ सब कुछ करके जब देख लिया और ना बना तो फिर 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो आप सबको पता है कि वो किस तरीके से रचाया गया। 9 मई वाले दिन 3 से 4 किलोमीटर लोग फासला तय कर गए, उन्हें किसी ने रोका नहीं। वही पुलिस जो आज वकीलों को हाई कोर्ट के गेट तक इकट्ठा नहीं होने देती, वो पुलिस उस दिन पूरे पंजाब के अंदर कहीं नजर ना आई। 9 मई के दिन ना पंजाब पुलिस थी, ना ही कैंट पर खड़ी हुई मिलिट्री पुलिस थी, ना ही कोर कमांडर के घर पर तैनात जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको हटा लिया गया, बल्कि अवाम को इश्तियाल दिलाकर उस तरफ ले जाया गया। और वहाँ पहले से अपने लोगों ने आग भी लगाई हुई थी, शीशे भी तोड़े हुए थे और वो सीसीटीवी फुटेज में नजर आते हैं। समा पहले से बनाया हुआ था और निशाना 9 मई बहाना था। निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था और अपना वो पिटा हुआ बयानिया था जो बिक नहीं रहा था, उसको 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के झंडे में लपेट कर बेचने की कोशिश की। बदकिस्मती ये कि ये सब कुछ करने के बाद ना उस आईजी को पूछा गया, ना उन एसएचओज को पूछा गया जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे, ना मिलिट्री पुलिस को पूछा गया, बल्कि उस आईजी को तमगाए हुस्ने कारकर्दगी दिया गया। आप सबको बेवकूफ़ समझते हैं, सब बेवकूफ़ नहीं है। मसला ये है कि आपसे रिश्ता ऐसा है, आप ऐसे इदारे के ऊपर बैठे हुए हैं कि लोग आपका ध्यान करते हैं, लोग उस इदारे से बहुत प्यार करते हैं, अकीदत करते हैं और ये समझते हैं कि आपके बारे में ज़्यादा बात कर दी तो उस इदारे को भी शायद नुकसान पहुंचे, इसलिए लोग थोड़ा सा रिस्ट्रेन का, तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं, वरना नज़र तो सबको आ रहा था। बहरहाल 9 मई में ना उस पुलिस को पूछा गया और फिर कल ही हमें हमारे वजीर दिफा बता रहे थे कि 9 मई इसलिए हुआ कि फ़ौज के अंदर से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिले हुए थे। मिले हुए वाली बात गलत कर रहे थे, तहरीक इंसाफ वाली, मिले हुए वाली बात जो है वो सही कर रहे थे, तहरीक इंसाफ वाली बात गलत कर रहे थे। मिले तो हुए थे लेकिन किसी और के साथ, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ के साथ मिलते तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो तहरीक इंसाफ को हुआ। 25 के करीब उस दिन वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद हुए और तो किसी को खराश ना आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह करने की कोशिश की गई, 13,000 वर्कर्स को जेल में डाला गया, औरतों को, इमरान खान को। ये कैसे लोग मिले हुए थे कि सारा नुकसान तहरीक इंसाफ को उठाया। और अगर फिर भी आपकी बात मान लें कि मिले हुए थे तो उन्होंने तो फौज के अंदर बगावत की। कौन है जिसको आपने सजाए मौत दी बगावत करने पर फौज के अंदर? कौन है जिसको उम्र कैद दी? कौन है फौज के अंदर जो मिला हुआ था जिसको आपने सजा दी? और अगर नहीं दी तो फिर इस जुर्म के आप मुर्तकिब हुए, आपके लिए सजा क्या है? यह मैं पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से पूछ रहा हूं। बहरहाल आगे चलते हैं। जब 9 मई का बयानिया भी पिट गया और सबको नजर आ गया कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो अब एक बड़ी बारीक वारदात की जा रही है जो शायद पहली दफा की जा रही है। अब यह बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि फौज और इमरान खान आमने सामने हैं, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम फौज मुखालिफ हैं। फौज में से 90% से ज्यादा वोट्स इमरान खान को पड़े हैं। जरा कैंट के रिजल्ट उठाकर देख लीजिए। इमरान खान बार बार बता चुके हैं कि ये फौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा, ये नून लीग नहीं है जो अपनी फौज को पड़ जाए।
तमाम तर तलखियों के बाद, गोलियां मार देने के बाद, कारकुन शहीद कर देने के बाद, मुझे पहले मेरी मोटरवे के ऊपर गाड़ी उल्टा देने के बाद, उसके बाद बरहना करके मारने के बाद, आज तक हमारी जुबान पर, हमारी सोच में हमारी फौज के बारे में एक लफ्ज नहीं आया। और यह हमारी वो ताकत है जिससे आप डरते हैं। आपको पता है कि ये मुहब्बे वतन लोग हैं और ये और फौज आमने सामने नहीं आते, और अब उसको पूरा करने के लिए आप शहीदों की यादगारों, तस्वीरों और उनके खानदानों के पीछे छुप रहे हैं। आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के चंद बड़े अपने तमाम काले करतूत, ये जो मैंने 9 अप्रैल 2022 के बताए, ये जो 25 मई 2022 के बताए, ये जो 9 मई के बताए, और इस सारे वक्त में जो इंसानी हकूक की पामाली की, लोगों को कत्ल किया, गोलियां मारी, कत्ल करने की कोशिश की, भरना करके मारा, औरतों को जेलों में रखा, वर्कर्स को जेलों में रखा, नाहक लोगों की जानें ले ली, ये तमाम काले धब्बे जो आपके दामन पर हैं, ये छुपाने के लिए आगे शहीदों को करते हैं, शहीदों के खानदानों को करते हैं, और दोबारा बयानियां बेचने की कोशिश करते हैं। ये नहीं बिकना। ये फिल्म पिट चुकी है, ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। जितनी कोशिश करेंगे, मेरा आपसे वादा है, आप उतने एक्सपोज होंगे, और आप हो रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं कि ये रुके क्यों नहीं, यहां पर रुक जाना चाहिए था, क्योंकि मौके कई मिले। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद, अगवा बराए बयान, पार्टी तोड़ दी, क्या कुछ नहीं किया, लोग शहीद हो गए, कर दिए गए। सब कुछ करने के बाद भी जब 8 फरवरी का इलेक्शन आया तो लोगों ने दबाकर वोट इमरान खान को डाला। लोगों ने बताया कि आपके बयानिए के साथ हम नहीं हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, इमरान खान शहीदों के साथ है, इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ है, और हमारी फौज हमारे साथ है। ये ऊपर चंद बैठे हुए लोग अपनी करप्शन, जैसे बाजवा साहब मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली 12 अरब रुपए एक हैं सिर्फ जो सामने आए, पता नहीं कितने अरबों बनाकर निकले हैं पतली गली। ऐसे जो ऊपर बैठे लोग पैसा बनाते हैं, ये वो अपने करतूत छुपाने के लिए सब कुछ करते हैं। अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, तो वहां भी आपको एक मौका मिला 8 फरवरी को संभलने का, समझने का। वहां भी आप समझ सकते थे, लेकिन आपने समझने के बजाय दूसरा रास्ता लिया, और अनापरस्ती और घमंड में और आगे जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ आप और गलत बयानी करके कोशिश कर रहे हैं कि इसको घुमाकर किसी और तरीके से बेचा जाए। मामलात यहां तक आ गए कि आपने उस इलेक्शन के बाद फॉर्म 45 को मानने के बजाय फॉर्म 47 पर एक ऐसा सेटअप लेकर आए जिससे अवाम नफरत करती है। उससे पहले 16 माह तक आपने टेक्नोक्रेट सेटअप रखा, अब भी प्रिटी मच टेक्नोक्रेट ही है। अगर आप देखें तो आपने वजारत दाखिला भी अपने पास रखी हुई है, वजारत ख़जाना भी अपने पास रखी है, वजारत खारजा वाले को भी बेचारे को कोई पता नहीं है, वो भी इधर उधर ही फिरता है, वो प्राइवेटाइजेशन में फिरता है, क्योंकि वो माल पाली बनाने वाला छोटा चोर है, उसका खारजा से वो भी आपने अपने पास ही रखी हुई है। तो अभी भी ये टेक्नोक्रेट सेटअप है। ये आपके दिल की बड़ी देर से उमंगें थी, क्योंकि आपने अपने जद्दे अमजद अयूब खान साहब से सीखा था कि टेक्नोक्रेट होंगे तो तरक्की होगी। तो आपके अंदर ख्वाहिशें बहुत देर से जन्म ले रही थी, आप कर नहीं पा रहे थे। फिर आपने 18 महीने का टेक्नोक्रेट सेटअप भी रखा और कहा कि सियासी लोग तो करप्ट होते हैं, टेक्नोक्रेट करप्ट नहीं होते। फिर उन टेक्नोक्रेट्स ने आपके साथ मिलकर अभी एक स्कैंडल सामने आया है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अरबों का हिसाब नहीं हो रहा। कभी आपके बनाए हुए पपट वजीर आजम बताते हैं 300 अरब की करप्शन हुई है, कभी कहते हैं 500 की, अभी अरबों का हिसाब नहीं हुआ। एक स्कैंडल अभी गंदम का सामने आया। आपने हमें चंद साल पहले बताया था कि अब खुराक भी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आने वाले वक्तों में खुराक की कमी की वजह से मुल्कों की सिक्योरिटी खतरे में पड़नी है, इसलिए आपने खुराक के मामले में भी कहा कि अब हम इस मामले को भी देखेंगे, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हमारी हुकूमत में आपने ये काम शुरू किया। कमाल नेशनल सिक्योरिटी किया आपने जनाब, क्योंकि टेक्नोक्रेट तो आपके बिठाए हुए थे, सारे फैसले आप थे। आपने उसी नेशनल सिक्योरिटी, आपने हमें बताया कि ज़राअत और खुराक अब नेशनल सिक्योरिटी है। हमें तो पता है कि पाकिस्तान की ज़राअत पाकिस्तान की शारग है, और ज़राअत के अंदर जो किसान और गंदम है वो रीढ़ की हड्डी हैं। आपने उसी पर बम मार दिया करप्शन का। आपने अपने हवारियों के साथ मिलकर अरबों रुपए की उसमें करप्शन कर दी। अभी तो ये एक स्कैंडल है, आपने किसान को कैसे ज़िबा किया। नेशनल सिक्योरिटी जो आपने हमें बताई थी वो कैसे ज़िबा की, वो सबके सामने है। अब हमें नहीं पता कि आपने वो ज़मीनें कब्जा करने और बांटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कहा था, क्योंकि पहले तो डीएचए बनते थे, अब ज़री ज़मीनों के ऊपर भी आपने हाथ साफ किया है, और हज़ारों मुरब्बे ज़मीनों के जो हैं ऐसे लोगों को दे दिए जिनका काश्तकारी से कोई लेना देना नहीं है।
पता नहीं, शायद वो इस काम के लिए थी, या जो 250 अरब रुपए का खाद का स्कैंडल आया वो उस काम के लिए थी। हमें नहीं पता इस बात का, वो आप बताएंगे। लेकिन बहरहाल वो भी आपके सामने है। अब झूठ जो होता है उसकी बुनियाद जो है वो फितरी तौर पर, जब झूठ की बुनियाद पर कोई चीज़ बनाई जाए तो उसकी इज्जत नहीं होती। उसने एक्सपोज होना होता है, उसने ख़त्म होना होता है। आज हालात ये हैं कि इन सब चीज़ों के बाद जालिम तो आप लग ही रहे हैं। आपको अभी यकीन नहीं होगा मेरी स्टेटमेंट पे, लेकिन सर आज आप नवाज शरीफ और जरदारी से ज़्यादा लोगों को करप्ट नज़र आ रहे हैं। वो बौने नज़र आ रहे हैं करप्शन के आज लोगों को। आज लोग जब कंपेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि महात्मा तो आप हैं करप्शन के, क्योंकि आपने ये सब कुछ डबल डाउन किया हर पोजीशन पे। जहां जहां अल्लाह की ज़ात ने, पाकिस्तान की आवाम ने आपको संभलने का, करेक्टिव मेजर्स लेने का मौका दिया, पाकिस्तान के आइन पर वापस जाने का मौका दिया, आपने नहीं लिया। उसके बाद असल जो आज के दिन हुआ था सानहा, वो जब आपने मेजर शहरियार को, जो एसएसजी के थे, उनको और उनके साथियों को रेंजर्स की वर्दी पहनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को यहां से गिरेबान से पकड़ा था। सर अगर आपको कोई गिरेबान से पकड़े ना, क्योंकि आपके जिस्म पर हमारे मुल्क की वर्दी है, खुदा की कसम तकलीफ होगी, खुदा की कसम हमें तकलीफ होगी, हमें तौहीन महसूस होगी। आप जैसे भी हैं, आपने जो भी किया उसके बावजूद आपके जिस्म पर हमारे मुल्क की वर्दी है। और आप सोचिए कि हमारा लीडर है वो, आप सोचिए इस कौम का वो बेटा है जिस जैसा बेटा किसी और माँ ने जना ही नहीं है। और आपने एक मेजर साहब को भेजा, मेजर शहरियार साहब को, जिन्होंने उनका गिरेबान पकड़ा, उनको धक्के दिए, उनकी टांग के ऊपर डंडे मारे जहां पर जख्म आए हुए थे, और उनके कानों में घटिया फिक्रे कहे जब उनको धक्के देकर आप कह रहे थे कि आगे चलो, दौड़ के दिखाओ हमें। 70 साल उम्र है उसकी, कौम का दिल उसके दिल के साथ धड़कता है। आपने हमारी ख्वाहिशात का एहतराम तो नहीं किया था, आपने हमारी अकीदतों को भी अपने बूटों के तले रौंदा। और आज आप शहीदों की तस्वीरों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, फौज के इदारे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। फौज का इदारा नहीं, हाँ ये जरूर है कि उसी इदारे में से लोगों ने किया है, लेकिन ये पूरे इदारे की सोच नहीं है। आज भी बहुत सारे अफसरान रिटायर्ड जो हैं वो बात करते हैं, उनके दिल में ये सब कुछ कितना गुस्सा है, वो आज अपनी कितनी तौहीन समझते हैं, ये काश आप कभी उनको बोलने का मौका दें तो आपको बताएं। आपकी हालत आज ये है कि उसी गिरफ्तारी को आपके आमिर फारूक साहब ने गैर इखलाकी करार दिया, लेकिन कानूनी कहा, और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी कहा, तो आपने सीसीटीवी फुटेज चोरी कर ली हाई कोर्ट की, आज तक नहीं मिली, किसी को पता नहीं। वो तो हमने आपको बताया कि वो कौन पकड़ने आए थे, कहां से ऑर्डर्स थे, और ये आपके अंदर से रिटायर्ड लोगों ने हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। उसके बाद अब आपकी हालत यह है कि आपको अपना बयानिया बेचने के लिए एक नंबर के छठे फूके वो डंटोनिक जैसे लोग चाहिए, जिनका रूं करप्शन ज़्यादा है, जिनकी बात की एक लम्हे को कोई अहमियत नहीं है। आपको लगता है आपका बयानिया वो बेचेंगे। आपको इस हालत तक नहीं पहुंचना चाहिए था, इससे पहले आपको सुलह कर लेनी चाहिए थी, इससे पहले करेक्टिव मेजर्स कर लेने चाहिए थे, पाकिस्तानी आवाम से एनआरओ ले लेना चाहिए था आपको। अब आपने इलेक्शन में सब कुछ करके देख लिया, पार्टी तोड़ के देख ली, लीडरशिप को हटाकर देख लिया, कुछ की करप्शन की फाइलें रख के, कुछ पर जुल्म करके, कुछ जो आपके अपने मोहरे थे उनको फिर आपने दोबारा भी कईयों को लॉन्च करके कोशिश कर लिया, जो आपके मोहरे थे उनको लॉन्च किया गया, किसी को लीडर बनाकर, किसी को मजलूम बनाकर आप दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। कईयों को कर चुके हैं पार्टी के अंदर, ये मजलूम था, ये लीडर था, ये था। अब सब कुछ करके आपने देख लिया, आलू बैंगन कद्दू के आपने इंतखाबी निशान देकर देख लिया। अवाम ने आपके बयानिए का भुरता बना दिया। आपको समझना चाहिए था, फिर नहीं समझे। अब ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। किसी में भी अकल हो तो वो यहां पर रुक जाएगा। अब लोगों का सवाल कि आप आगे क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, मैं नजूमी नहीं हूं, लेकिन दो रास्ते हैं आपके सामने। एक रास्ता तो मैंने 9 मई के फौरन बाद, मई में 2023 और फिर जुलाई 2023 में डैलस टेक्सास में एक तकरीर में कहा था कि एनआरओ आपको चाहिए, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, उन्हें फेस सेविंग चाहिए और इमरान खान को वो देनी चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को देनी चाहिए,
क्योंकि इसका कोई हल निकालना, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो एनआरओ तो आपको चाहिए, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, और मैं भी इमरान खान साहब को इस तरीके से भी वैसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फेस सेविंग दी जाए अगर आप मांगें तो। लेकिन अभी तक आप, मेरा ख्याल, वो जो ताकत का नशा है उसमें फंसे हुए हैं, और आपको जो 75-76 साल में बिला शिरकत गैर इक़्तिदार और हुक्मरानी करने की, और जिसमें किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसमें किसी किस्म की जवाबदेही नहीं है। बाजवा साहब अरबों रुपए की करप्शन करके भी देखें, ठाठ से रह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको वो नशा उतर नहीं रहा, उसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं सर। और अब आप पूरी फौज और पूरी फौज के शहीदों के पीछे छुप रहे हैं, जिनके साथ हमारा बहुत ही ज़्यादा एहतराम का रिश्ता है, और हम आपको ये नहीं करने देंगे। ये बयानियां हम लोगों को बताएंगे। अब आगे क्या होगा, इसका हल क्या है? अब आप दो चीज़ें कर सकते हैं सर। एक तो आप आइन पर वापस आएँ। मेरी आज की बातें भी आपको तौहीन अमेज़ लगी होंगी, बुरी लगी होंगी, माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। छोटा भाई समझिए अपना, और मेरी बातों को ये समझिए कि मैं अपने दिल की बात आपसे कर रहा हूँ। पाकिस्तान के आइन पे वापस आइए, किसी को डील ना दीजिए, किसी को एनआरओ ना दीजिए, जजेस को कंट्रोल मत कीजिए, उनके घरों में वीडियोस मत लगाइए, उनके रिश्तेदारों को मत उठाइए, किसी को उठा के बराना ना कीजिए। फातिमा जना से लेके फैज़ अहमद, फैज़ हबीब जालब, तमाम लोगों से वो सलूक ना कीजिए जो भगत सिंह के साथ अंग्रेज़ ने किया था। इमरान खान, मुझ समेत बहुत सारे दूसरे, मुराद सईद, दूसरे बहुत सारे साथियों के साथ वो ना कीजिए। गद्दार और बागी ना बनाइए, बल्कि अपने आप के बारे में करेक्टिव मेजर्स लीजिए, और आइए आइन पर वापस जाइए, जिसमें आप हल्फ देते हैं कि आपका सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं। इस टाइम आपने उस हल्फ को उल्टा पढ़ लिया है। आपने कहा है हमारा सियासत के अलावा और किसी चीज़ के साथ लेना देना नहीं। सर आइए फोकस कीजिए गार्डियन की उस स्टोरी के ऊपर, जिसमें बताया गया कि 20 लोगों को पाकिस्तान में मार दिया गया। फिर हिंदुस्तानी वजारत दफ़ा से वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि हम मारा है, आइंदा भी मारेंगे। फिर उसके 2 दिन के अंदर आमिर सरफराज तांबा को भी कत्ल कर दिया गया। आइए उस पर फोकस करें, छोड़ दीजिए सियासत को, सियासतदानों को, अवाम को, उनके हाल के ऊपर। क्या छोड़ेंगे, आपका सवाल है? क्या इमरान खान को छोड़ेंगे? दिन बेहतर आएंगे? मैं अल्लाह से उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन रास्ते दो हैं। एक रास्ता इस टाइम हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जब मैं कहता हूँ तो ऊपर बैठे चंद लोग हैं, उनके पास है इमरान खान को कत्ल करने का। एक रास्ता तो ये है कि करेक्टिव मेजर्स नहीं लेने, उनको कत्ल करना है और अपनी इजारादारी इसी तरीके से कायम रखनी और आवाम को मजीद डराना है। ये रास्ता बर्बादी का है। इस रास्ते में क्या होगा, उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा, कितनी देर तक आएगा, कब आएगा, किस किस के साथ क्या क्या होगा, मुझे नहीं पता। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, पाकिस्तान कितना हारेगा, मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन अगर ये रास्ता लिया गया तो ये मुझे पता है ये तबाही का है। किसकी तबाही का, मुझे ये भी नहीं पता। दूसरा रास्ता अभी भी मौजूद है, करेक्टिव मेजर्स का, वापस आईने पाकिस्तान पर जाने का। अगर आप वो रास्ता लेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी होगी। मैंने जैसे 2023 में कहा था कि एनआरओ की ज़रूरत, मैंने तब कहा था कि एनआरओ की ज़रूरत पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पड़ेगी। आज आपको वो ज़रूरत पड़ चुकी है। जिस तड़पते हुए अंदाज से आप इस टाइम हारा हुआ बयानिया दोबारा बेचने की कोशिश कर रहे हैं, डेस्परेशन है जो आपकी तरफ, जो दबाव है, उससे नज़र आता है कि वो वक्त आ पहुंचा है। मान के राज़ी नहीं है आप, शायद अभी भी ना माने, डबल डाउन करें। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है सर कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हम सब मिलकर काम करें। अब जब मैं ये कहता हूं तो झूठे लिबरल कहेंगे फ़ौज से एनआरओ मांग रहे, नहीं, हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए। हमने 1100 अरब की करप्शन थोड़ी की है। हम तो पहले भी अपनी खाते थे, अब भी अपनी खाते हैं हजूर। ना गंदम में करप्शन की है। या तो एक करप्शन का स्कैंडल इमरान खान का हमारा बता दीजिए किसी का। तो आइए मिलकर काम करें। हमें आपसे एनआरओ नहीं चाहिए, हमें आईने पाकिस्तान चाहिए, हमें आपसे डील नहीं चाहिए, हमें हमारा जीता हुआ मैंडेट वापस चाहिए, आवाम का फैसला चाहिए। आइए आवाम का एहतराम करें, आइए शहीदों का एहतराम करें। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी पाकिस्तान के शहीदों का एहतराम करें। आइए आगे मूव फॉरवर्ड करें, और ये जो कुछ हो गया इसको भूल कर कौम शायद तैयार हो। जाहिर है जिसने जो जराइम किए उसकी सज़ा तो उसको मिलेगी, लेकिन इसके करेक्टिव मेजर्स लें और आगे मूव फॉरवर्ड करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।